तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे यूनान की सभ्यता के बारे में। देखिए ऐसे तो हम कह सकते हैं कि यूनान की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और इस सभ्यता ने आज के इस नव जीवन और इस नए दुनिया को बहुत कुछ दिया है। यह सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसने अंग्रेजी वर्णमाला और कई भाषाओं को नए शब्द दिए थे। यूनान की सभ्यता एक समय 6वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य अर्थात 1300 वर्षों तक चलने वाली सभ्यता थी। इस सभ्यता ने बहुत कुछ बदला था और हम यह कह सकते हैं कि यह सभ्यता जो थी यह बहुत ही खूबसूरत सभ्यता रही थी। यूनान की सभ्यता यूरोप के एक महाद्वीप में फली और यहीं पर यह सभ्यता विकसित होती है। इस सभ्यता का जो पूरा लेखा जोखा है वो कुछ ऐसा था कि यहाँ के लोगों को एक तरह से यूनानी या फिर यवन कहा जाता था। अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें ग्रीक कहा जाता था तथा जो लोग यहाँ रहते थे वे इस सभ्यता को या इस शहर को एल्लास कहते थे। इस तरह से आज हम लोग और बहुत कुछ जानेंगे कि यूनान सभ्यता में और क्या क्या घटनाएं हुई थी। देखिए यूनान सभ्यता के बारे में सबसे पहली बात है कि यह सभ्यता जो है यह तुर्की, मिस्र और यूरोप के कई देशों में फैली, क्योंकि यह धीरे धीरे फैल रही थी। जहाँ पर अन्य सभ्यताओं में जो भी युद्ध हुआ था उसमें जल्दी फैलाव देखने को मिलता था, जबकि इस सभ्यता में ऐसा थोड़ा धीमा गति से हुआ। लेकिन जिस तरह यह धीमा गति से हुआ उसी तरह इसके शासनकाल में अर्थात 1300 वर्षों के शासनकाल में यह सभ्यता जो थी वो विकसित कर जाती है। यूनान के लोग मुख्यतः डैन्यूब नदी घाटी की ओर से आए थे और वहीं से इनका पूरा प्रचलन जो था वो बढ़ा था। यूनान सभ्यता के लोग जो थे एक तरह से स्वयं को हेलेना भी कहते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूनान में जो पूरा सभ्यता था यह पहले कबीलों के रूप में था। देखिए अधिकतर सभ्यताएं जो है वो कबीलों के रूप में ही विकसित हुई है। आप जिस तरह से देख सकते हैं कि रोमन साम्राज्य या फिर हड़प्पा सभ्यता में जिस तरह से सभी लोग जो थे वो धीरे धीरे कबीलों के बाद अपने अलग अलग क्षेत्र को बढ़ाते हैं, जैसे ग्रामीण बनता है, उससे फिर नगर बनता है, फिर वहाँ पर एक राजा चुना जाता है। तो यूनान की सभ्यता में भी कुछ ऐसे ही बोल सकते हैं प्रक्रम था। यहाँ पर भी जो लोग रहते थे वो कबीलों के रूप में रहते थे। धीरे धीरे ये क्या हुए, ये बढ़ने लगे, आगे फैलता गया इनका सभ्यता और यह एक तरह से साम्राज्य का उदय करवाता है। देखिए यहाँ पर कबीलों के जो स्वामी होते थे अर्थात जो मुखिया होता था उसे राजा कहा जाता था, जबकि अन्य सभ्यताओं में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर लोगों द्वारा जो चुनाव होता था वो अलग प्रक्रम में था। लेकिन आप यूनान सभ्यता में देखेंगे कि यहाँ पर पहले से ही राजतंत्र था और राजा ही जो था वो शुरुआत से ही अपने कबीलों को संभालता था। यहाँ का जो मुख्य व्यापार था वो मिट्टी के बर्तन और कई प्रकार के ऐसे व्यापार होते थे जिसमें यहाँ के लोग विदेशी से बहुत अच्छे से बोल सकते हैं कि कनेक्टिविटी बना के रखते थे। देखिए यूनान के लोग पशुपालन तथा आभूषणों का भी व्यापार करते थे। यह कई प्रकार के औजार भी बनाते थे और इनका भी व्यापार इनका जोरों शोरों से चलता था। यहाँ पर वस्तु विनिमय की प्रणाली के द्वारा व्यापार किया जाता था। यह वस्तु विनिमय की प्रणाली वही प्रणाली थी जिसके द्वारा आपको किसी वस्तु की ज़रूरत है तो इसके बदले में आप कोई वस्तु ले करके या अपना कोई वस्तु दे करके व्यापार कर सकते हैं। यूनान के लोग अपना बोल सकते हैं कि एक तरह से मनोरंजन करने के लिए एक प्रकार से युद्ध और बोल सकते हैं शिकार की जो नीति थी उसको अपनाते थे। ये अपने मनोरंजन और अपने हर्षोल्लास को या त्योहारों में लगातार ऐसे खेल को लाते थे या बोल सकते हैं ऐसे खेल को शामिल करते थे जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता था। इन्हें जोखिम भरे युद्ध और जोखिम भरे खेलों का आनंद लेने में बहुत मज़ा आता था। इसीलिए यूनान में कई ऐसे स्टेडियम बने हुए हैं जहां पर मुख्य रूप से साढ़ों का युद्ध या बोल सकते हैं कि सैनिकों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं तीर भालों के द्वारा, और कई बार तो वे जंगली जानवरों से भी युद्ध करते थे और इस तरह से वे अपने प्रजा को प्रोत्साहित करते थे, उनका मनोबल बढ़ाते थे और उन्हें मनोरंजित करते थे। इस तरह के खेल में जो लोग भाग लेते थे वे एक्चुअली में दास होते थे और जो इन्हें देखते थे वो उच्च वर्ग के लोग या फिर राजा के जो बोल सकते हैं रिश्तेदार या जो अमीर वर्ग के लोग होते थे, अमीर वर्ग के व्यापारी होते थे, वो सभी इसमें शामिल होते थे और ये सभी अपने इंटरटेनमेंट के लिए इस प्रकार के खेलों का आयोजन कराता था। देखिए यूनान के लोग जो थे वो देवताओं को एक तरह से मनुष्य के चेहरे और वेशभूषा तथा उसके आकार का मानते थे। जिस प्रकार हम लोग अपने देवताओं को
हर तरह से एक तरह का मनुष्य रूप देते हैं। जैसे अगर हम लोग शिव जी को मानते हैं तो उनका एक आकार जो है वो मनुष्य की तरह दिए हैं। यदि हम लोग बजरंगबली को मानते हैं या कोई भी देवता को, दुर्गा माँ को मानते हैं, तो उनको एक बोल सकते हैं कि मनुष्य के आकृति दिए हुए हैं। उसी तरह यूनान में भी जो देवी देवता होते थे उन्हें एक तरह से मनुष्य का रूप दिया गया था। साथ ही साथ वो ये मानते थे कि जितने भी देवी देवताएं हैं वो ओलंपिया पर्वत पर रहते हैं और वहाँ पर वो रह के निवास करते हैं, तथा ये जितने भी देवी देवता होते थे वो सभी बोल सकते हैं कि एक तरह से अमर होते थे और उनका जो शक्ति होता था वो एक सामान्य मनुष्य से बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह से उनका ये मान्यता था कि जितने भी देवी देवताएं हैं वो कभी मरते नहीं हैं और वो हमेशा अपने शिष्यों की या अपने अनुयायियों की सहायता करते हैं जब वो विकट परिस्थिति में होते हैं। इसी कारण हर तरह के प्राकृतिक देवी देवताओं का अलग अलग नाम था। जिस प्रकार आप वायु के लिए अलग देवता था, अग्नि के लिए अलग देवता था, बादल या जल के लिए अलग देवता था। इनके कुछ नाम थे। जियस आकाश के देवता को, पोरन समुद्र के देवता को, अपोलो सूर्य के देवता को तथा शराब के देवता को डायनोसिस कहा जाता था। ये इनकी काफ़ी अधिक बोल सकते हैं कि पूजा करते थे और लगातार किसी भी तरह की त्यौहार और किसी भी तरह के युद्ध से पहले इनकी अर्चना की जाती थी। देखिए, यूनानियों के पुरोहित नहीं होते थे, अर्थात जो उनकी पूजा में त्यौहार में जो मुख्य व्यक्ति होता था वो नहीं होता था। यहाँ राजा ही किसी प्रकार के त्यौहार का मुखिया होता था और उसी के अनुसार वहाँ पर हर प्रकार के त्यौहारों को मनाया जाता था। साथ ही साथ 800 ईसा पूर्व तक यूनान के लोग जो थे वो लिख नहीं सकते थे, अर्थात उनके पास कोई लिपि नहीं थी। किंतु धीरे धीरे ये इसमें बदलाव हुआ और पहले के समय में ऐसा होता था, यूनान के लोग जब इनके पास लिपि नहीं थी तो उनमें क्या होता था कि जो भी तरह की कथाएं होती थी उन कथाओं को मुँह के रूप में बोला जाता था या कहावत के रूप में कहा जाता था। अर्थात जिस तरह से कोई कहानी होता है उस कहानी के आधार पे या जिसको बोलने की शैली कहते हैं, उस बोलने की शैली के आधार पे वो किसी भी प्रकार के कहानियों को या घटनाओं का जिक्र जो था वो अपने आने वाली जनरेशन के साथ करते थे। किंतु 600 ईसा पूर्व में इनके पास एक लिपि आई और इसी लिपि के तहत उन लोगों ने पहली बार लकड़ियों के बड़े बड़े स्लेटों में एक तरह से खुरदने के साथ साथ उसमें अपनी लिपि का बखान किया। इसी लिपि को यूनानी लिपि या ग्रीक लिपि भी कहा गया। इसका एक साक्ष्य एशिया माइनर में एक इलियड नामक कहानी से मिला है, जिसमें लगभग 32,000 ऐसे खंड मिले हैं जो लकड़ी के टुकड़े हैं। उसमें इस तरह से उन लकड़ी के टुकड़ों को कुरेदा गया है जिससे एक कहानी के बारे में जानकारी मिलता है। यह पूरी जो प्रणाली थी यह ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखी गई थी। तो कहीं न कहीं हम यह कह सकते हैं कि लैटिन भाषा या लैटिन लिपि का जो पूरा विकास हुआ है वो यूनान के द्वारा किया गया था और इसे सबसे पहले लकड़ियों के स्लेटों में लिखा जाता था। जिस प्रकार से यूनान का विकास हो रहा था, वहाँ के लोग धीरे धीरे लगभग 800 ईसा पूर्व में गाँव के जो रूप थे उन्हें बदलना शुरू किया और वहाँ पर एक ग्राम सभा जो थी वो अब एक नगर सभ्यता में बदलने लगी, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर कई बड़े बड़े नगर बनने लगे, जैसे स्पार्टा, एथेंस, मकदूनिया और थ्विस जैसे ऐसे बहुत सारे नगर स्थापित हुए जो काफ़ी रूप से बोल सकते हैं प्रचलित और विकसित थे। इन नगरों की व्यवस्थाएं काफ़ी खूबसूरत थी, जिसमें एथेंस जो था वो काफ़ी खूबसूरत माना गया। इसलिए एथेंस जो था वो एक तरह से यूनान सभ्यता का सबसे खूबसूरत शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला नगर था। देखिए, इन शहरों में पहले तो राजा शासन करते थे, किंतु जिस तरह राजा के राजकोष में धन की कमी होने लगी, धीरे धीरे यहाँ का जो राजपाट जो था वो पूरा धनी वर्ग के हाथ में चल गया और अब यहाँ पर पूरा शासन तंत्र जो था वो धनी वर्ग के हाथों आ गया था। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा था कि जितना जिसके पास धन होता था वो उतना शक्तिशाली और बलवान होता था। इसलिए राजाओं ने क्या किया, उन क्षेत्रों का त्याग किया और उन क्षेत्रों का जो कर था उसे ही सिर्फ ग्रहण करते थे और ये कर देने और लेने तथा यहाँ पर जो भी उत्पादन होता था उसका पूरा देखरेख जो था वो धनी वर्ग करता था। तो इस तरह से उस क्षेत्र में, अर्थात जैसे एथेंस हो गया या आप मकदूनिया हो गया, इन क्षेत्रों में जो भी तरह का कर लगाया जाता था ये वहाँ के धनी वर्ग द्वारा लगाया जाता था। धनी वर्ग इस कर का कुछ भाग राजा को देता था और बाकी सारा भाग अपने पर रखता था। यहाँ पर दासों के साथ ज़्यादा क्रूरता होती थी, उन्हें बहुत अधिक मात्रा में बंदी बनाया जाता था। ये दास जो होते थे ये काफ़ी मेहनती होते थे और इनसे अधिक मात्रा में काम करवाया जाता था।
उदाहरण के लिए ये दास नगरों को साफ करते थे, कपड़े बुनते थे, शिल्पकार थे और कई प्रकार के व्यापार में इन्हें बेचा भी जाता था। दासों को दिन भर आप ऐसा बोल सकते हैं कि उन्हें हाथों में हथकड़ी पहना के रखा जाता था। जब वो रात को सोते थे तो उनके पैर और हाथों को बंदी के रूप में रखा जाता था। उन्हें बहुत क्रूरता से रखा जाता था तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। ये दास जो होते थे ये आजीवन इन लोगों के लिए मेहनत करते थे कि जिस प्रकार से यूनान के जो ग्राम क्षेत्र थे वो धीरे धीरे नगर बन रहे थे और ये नगर एथेंस, फिर मकदूनिया और स्विफ्ट जैसे जो क्षेत्र थे अब नगर बन चुके थे। तो इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो थे वो अब भोग विलास की जीवन जी रहे थे। इसी कारण यहाँ होता क्या है कि ये लोग जो थे धीरे धीरे अपने रहन सहन और हर तरह की चीज़ों में बदलाव कर रहे थे। इनका व्यापार बढ़ने के कारण ये और अधिक अमीर हो चुके थे और इसी कारण ये अब अमीर वर्ग की गिनती में आ चुके थे, जिसके कारण इन्होंने राजा से ज़्यादा ताकत हासिल कर ली। और जहाँ कभी राजा शासन करता था अब वहाँ पर राजा के शासन तंत्र को हटा दिया गया और इन अमीर वर्गों ने क्या किया, अपना शासन प्रणाली को शुरू कर दिया। इसी अमीर वर्ग के शासन प्रणाली से बहुत अधिक क्रोधित होकर या बोल सकते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित होकर मध्य वर्ग जो था वो गरीब वर्ग के साथ मिल गया। और जैसे ही मध्य वर्ग गरीब वर्ग के साथ मिला उन लोगों के अंदर विद्रोह की भावना जग गई। ये विद्रोह अमीर वर्ग के विरुद्ध था क्योंकि यह अमीर वर्ग जो था वो इन्हीं गरीबों और दासों से क्या हुआ था, अपने व्यापार और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत किया था। जिस प्रकार से भेदभाव हो रहा था इस भेदभाव के कारण एक विद्रोह जन्म लेता है और इसी विद्रोह ने एक तरह से तानाशाही नीति को जन्म दे दिया। देखिए आप बहुत से इतिहास में देखे होंगे, इतिहास की कहानियों में देखे होंगे, जैसे हिटलर का था, नेपोलियन का था, तो ये सब भी क्या थे, ये सब भी एक तरह से मध्यम वर्ग के लोग थे और धीरे धीरे ये विद्रोह करते हैं और विद्रोह करने के बाद ये तानाशाह बनते हैं। उसी प्रकार जब मध्यम वर्ग गरीब वर्ग के साथ मिल जाता है तो यह एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं तानाशाही का नीति को अपनाते हैं और इसके बाद जो पूरा यूनान था वो दो गुटों में बढ़ जाता है, जहाँ एक और एथेंस और दूसरा और स्पार्टा था। देखिए स्पार्टा का जो क्षेत्र था वो जनरली आप बोल सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में आता था और पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग रहते थे वो सभी मध्यम वर्ग और साथ ही साथ गरीब वर्ग के लोग रहते थे। इन मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों को जिन्होंने विद्रोह किया था उन्हें टायरेंट कहा जाता था। देखिए टायरेंट वर्ग के लोग जो थे उन्होंने ही स्पार्टा वर्ग को जन्म दिया था और स्पार्टा में रहने वाले जितने भी लोग थे उसमें अधिकतर एक तरह से सैनिक शिक्षा में प्रशिक्षित थे। साथ ही साथ उन्हें किस प्रकार से युद्ध करना है और किस प्रकार से अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखना है ये बहुत अच्छे से आता था। वे बखूबी जानते थे कि किस तरह से वो एक तरह से अपने साम्राज्य को बहुत काबिल बना सकते हैं। इसलिए उस क्षेत्र में जितने भी लोग रहते थे, चाहे वो बच्चे हो बूढ़े हो, उनके लिए बहुत ही कड़े कानून होते थे। कहा जाता है कि स्पार्टा में जब बच्चा 7 वर्ष का होता था तो उन्हें युद्ध शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, उन्हें माँ से अलग कर दिया जाता था और उन्हें एक बहुत भारी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता था, जहाँ पर बच्चे को 7 वर्ष से लेकर के उसके अंतिम समय अर्थात 60 वर्षों तक उसे एक बैरक में रखा जाता था। यह बैरक में उसे रख करके वहाँ उसे कई प्रकार की यातनाएं दी जाती थी और युद्ध के लिए तैयार किया जाता था। तो हम यह कह सकते हैं कि स्पार्टा में रहने वाले लोग पूरी तरह से युद्ध विद्या में प्रशिक्षित थे और वे हर तरह के सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे यदि कभी युद्ध की कोई भी नीति उनके सामने आती थी। तो इस तरह से स्पार्टा जो था वो ताकतवर हो चुका था। वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग थे वो तो अधिकतर दास ही थे, किंतु उनके जो सेनापति थे वो मध्यम वर्ग के होते थे और मध्यम वर्ग के दिए गए आदेश और निर्देश का वो बहुत अच्छे से पालन करते थे। किसी विशेष मौके जैसे कि युद्ध हो गया या फिर कोई ऐसा विद्रोह हो गया जहाँ पर क्षेत्र को या राजा के क्षेत्र को कहीं अगर किसी प्रकार की सुरक्षा चाहिए होता था तो यही स्पार्टा वर्ग के लोग जो थे वो राजा को सुरक्षा देते थे। किंतु एथेंस का जो दूसरा वर्ग था, अर्थात जहाँ एक और स्पार्टा था दूसरी और एथेंस था, तो एथेंस में जो लोग रहते थे वो अमीर वर्ग के थे और अमीर वर्ग के होने के कारण इनके पास भोग विलास की जीवन थी और ये किसी भी युद्ध विद्या में उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थे जितना कि स्पार्टा के लोग थे। इसी का फ़ायदा स्पार्टा के सेनापति उठाते हैं और वो अचानक एथेंस पर हमला कर देते हैं। इसलिए एथेंस जो था वो कुछ ही समय में, बहुत कम समय में ही नेस्ते नाबूद हो जाता है और वहाँ पर स्पार्टा का साम्राज्य शुरू हो जाता है।
इस प्रकार स्पार्टा का जो साम्राज्य था वो पूरी तरह फैल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और टर्निंग काम होता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। ये बदलाव होता है कि एक तरह से इसका पूरा फ़ायदा मकदूनिया के राजा फिलिप उठाते हैं। फिलिप अपनी सैन्य शक्ति का लास्ट में प्रयोग करते हैं और वो स्पार्टा को भी खदेड़ना शुरू करते हैं तथा वो बहुत ऐसे क्षेत्र जो एथेंस में आता था उसे अपने अंदर हड़प लेते हैं, या बोल सकते हैं कि उसे अपने अधीन कर लेते हैं। और उन्हीं के पुत्र अर्थात फिलिप के पुत्र सिकंदर महान जिसे हम लोग बोलते हैं, वो मात्र 20 वर्ष की आयु में अब पूरी तरह एथेंस के क्षेत्रों को हड़पने के लिए तैयार हो गया था। और सिकंदर महान की इस नीति ने उसे बहुत ताकतवर बनाया। यही वो राजा था जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत के झेलम नदी के किनारे पोरस को यानी राजा पोरस को हरा करके भारत के क्षेत्र को जीता था। इस तरह से सिकंदर ने ईरान को भी अपने अंतर्गत कर लिया, बहुत सारे युद्ध किए और अंततः सिकंदर जो था वो एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी राजा बन गया। 32 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, किंतु इसकी मृत्यु के बाद इसके जो संपत्ति थे और जो साम्राज्य था वो इसके सेनापति आपस में बांट लेते हैं। ईरान, मेसोपोटामिया और सीरिया के क्षेत्र को अपने अधीन कर लेते हैं और उसी तरह वो भारत में भी अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं। किंतु यहाँ पर उन्हें बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य से हारने के बाद वो चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा भारत क्षेत्र जो होता है वो दे देते हैं। देखिए, बहुत इतिहासकार ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो इस युद्ध में समझौता किए थे। हारे तो थे ही, यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर तो हारा था, किंतु इस युद्ध में एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी जो था वो सेल्यूकस निकेटर को दिया था। तो इसमें कुछ विवाद है। कहीं यह कहा जाता है कि यह युद्ध जो हुआ था ये पूरी तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, और कहीं यह कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसमें एक आपसी समझौता किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हेलेना से होता है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो पूरी तरह से सेल्यूकस निकेटर को हरा चुका था। अब देखिए, अगला जो दूसरा सेनापति था जिसका नाम टॉलमी था। टॉलमी के भी पास बहुत सारे साम्राज्य थे, जैसे मिस्र, फिलिस्तीन और फिनिशिया जैसे स्थान में टॉलमी का शासन था। और टॉलमी ने सिकंदरा नामक स्थान पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया जो स्पेशली सिकंदर के लिए बनाया गया था। सिकंदर के सम्मान में यह मंदिर तैयार किया गया और इस मंदिर का नाम म्यूजियम रखा गया था। और हम कह सकते हैं कि यूनानी सभ्यता से ही म्यूजियम जितने भी बनाए गए हैं उनकी शुरुआत हुई थी। किंतु 146 से 30 ईसा पूर्व तक ही टॉलमी का शासन जो है वो यूनान के एक भाग में चलता है और अंततः रोम साम्राज्य के आक्रमण के कारण अब पूरी तरह यूनान साम्राज्य तबाह हो जाता है। और इसके बाद रोम साम्राज्य का आगमन होता है और अब जो था वो रोम साम्राज्य बहुत ताकतवर हो गया था। इस तरह से यूनानी सभ्यता का अंत हो जाता है। देखिए, यूनानी सभ्यता द्वारा हमें बहुत कुछ दिया गया, जैसे यूनान के द्वारा हमें कई प्रकार की लिपियाँ मिली, कई प्रकार के मापतौल की पद्धतियाँ मिली और कई प्रकार के ऐसे भौगोलिक भाषाएं मिली जिनसे हम आज भी उपयोग करते हैं। यूनान में एक तरह से बहुत अधिक मात्रा में दासों का प्रचलन था, और चूंकि जब भी कोई युद्ध हारने के बाद जो भी सेना या जो भी तरह के लोग रहते थे उन्हें तो दास बना दिया जाता था, किंतु इन दासों को एक तरह से क्रूरता के रूप में देखा जाता था। तो हर प्रकार का जो यूनान में कार्य हुआ है, पुरातत्विक वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जितने भी यूनान में कार्य हुए हैं, चाहे वो वहाँ का विकास हो या वहाँ का विद्रोह हो, चाहे वो वहाँ की शिक्षा पद्धति हो या किसी भी तरह के क्षेत्र में कोई भी कार्य हुआ हो, वहाँ पर अधिकतर दासों का ही योगदान रहा है। और दास ही होते थे जो राजा के बेटे या सेनापति के बेटों को या स्पार्टा के जो लोग होते थे उन्हें दक्ष बनाते थे। यूनान में ही पहली बार इतिहास की किताबें लिखी गई और इतिहास के पिता अर्थात हेरोडोटस जो है वो यूनान की देन है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इतिहास के पिता जिसे आज हम लोग हेरोडोटस के नाम से जानते हैं वो भी यूनान के ही थे और उनके द्वारा पहली बार इतिहास के बारे में लिखना शुरू किया गया था। इसके बाद कई ऐसे अर्थशास्त्र और खगोल वैज्ञानिक भी हुए जैसे अरस्तु, और बहुत सारे ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने यूनान की सभ्यता को एक तरह से आज की सभ्यता के लिए उपहार स्वरूप दिया था। देखिए, यूनान में एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे जिनका नाम प्लूटो था, और प्लूटो को बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि दैविक वरदान माना जाता था, क्योंकि उन्होंने यह गणना पहले कर दी थी कि जितने भी आकाशगंगा में ग्रह हैं उसमें से 9 ग्रहों की संख्या है। अभी वर्तमान में भले ही हम लोग प्लूटो को हटा चुके हैं लेकिन उन्हें ग्रह का दर्जा नहीं दिए हैं, लेकिन पहले
प्लूटो नामक एक अर्थशास्त्री और खगोलशास्त्री ने ही यह गणना की थी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जैसे अन्य 8 ग्रह जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। प्लूटो के साथ साथ अरस्तु और सुकरात ने कई सारे ऐसे कार्य किए थे जिससे यूनान की जीवन शैली का हमें पता चलता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरह यूनान की सभ्यता विकसित होती है और किस तरह यूनान रोम साम्राज्य के द्वारा हार जाती है। यह पूरा जो साम्राज्य था यह 1300 वर्ष के बीच में घटित हुआ और इसने अपनी बहुत बड़ी इतिहास लिख करके इस दुनिया से अलविदा कहा। आशा करते हैं कि आज की इस पूरे वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।